हादिया दुल्हन बनी सजी सबरी बैठी थी। अजलान खान को अंदर आता देख वो एकदम अपनी जगह से सहम कर उठकर खड़ी हुई थी। अजलान ने अंदर आते ही दरवाजे को लॉक किया और कहर भरी नजरों से हादिया को देखा। बहुत शौक है ना तुम्हें शादीशुदा अमीर मर्दों को फंसाकर उनसे शादी करने का। वो बोला नहीं बल्कि ठंडे लहजे में फुनकारा था और उसे इतने गुस्से में देखकर हादिया का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। तुम जैसी कैरेक्टर लेस लड़कियां ही दूसरों के बसे बसाए घरों को बर्बाद कर देती हैं अपनी अदाओं और हुस्न के जलवे दिखाकर। उसके सख्त लहजे और जहरीले शब्दों ने हादिया के दिलो दिमाग को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया था। क्या बोल रहे हैं आप? होश में तो हैं? आप ऐसे किसी भी लड़की पर बिना कुछ जाने इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? इतने बड़े अपमान पर हादिया की आंखें आंसुओं से भर गईं। अजलान खान हाथ पीछे कमर पर बांधे सर को नामे हिलाता तल्खी से हंसा। अरमान मलिक, जानती हो उसे? अजलान की बात पर अब की बार हादिया की सच में जान निकल गई थी। अरमान मलिक हादिया की जिंदगी का एक ऐसा कांटा जो अब उसकी जिंदगी में एक नासूर बनने वाला था। अजलान खान इस नाम को कैसे जानता था हादिया को नहीं पता, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि अब आगे सब कुछ तबाह और बर्बाद होने वाला था। वो रस्सियों में जकड़ी कब से यूं ही बेहोश और बेजान शरीर के साथ जमीन पर पड़ी हुई थी। कब सुबह हुई कब शाम उसे कुछ भी पता नहीं चला। आंखों से आंसू झरनों की तरह बहने लगे। आजमाइशें बढ़ती ही जा रही थीं और इन आजमाइशों को सहने के लिए अब जिंदगी भी कम पड़ने लगी थी। भूख से निढाल जिस्म करा उठा था। हादिया ने उठने की नाकाम कोशिश की लेकिन वो उठ न सकी। वो अल्लाह से दुआ कर रही थी कि उसकी आजमाइशें ख़त्म कर दी जाएं। और शायद ये कबूलियत की घड़ी थी जो अल्लाह ने उसकी सुन ली और उस काल कोठरी का दरवाज़ा खुल गया। अंधेरे में तेज रोशनी की एक चमक अंदर आई जिससे आंखें चौंधिया गईं। हादिया ने अपना भारी होता सर उठाया। अंदर आने वाली एक औरत ने एक ट्रे उसकी ओर सरकाई। उस ट्रे में रोटी सब्जी और एक गिलास पानी का रखा था। चल उठ, खाना खा ले, उस औरत ने नफरत से कहा और हादिया की बाहों को रस्सियों से आज़ाद कर दिया। हादिया ने अपनी कलाइयाँ दबाईं तो दर्द की तेज लहर सी उठने लगी। खाने की ट्रे में रखे खाने को देखते ही उसकी भूख चिंगारी की तरह भड़क उठी थी। ट्रे को अपनी तरफ खींचते हुए हादिया ने जल्दी जल्दी निवाले बनाकर मुंह में डालने शुरू कर दिए, जबकि उसकी आंखों से आंसू भी लगातार बहते रहे। और जल्दी जल्दी खाना खाने के बाद जैसे उसके शरीर में जान आ गई थी। बर्तन एक तरफ रखती ऊपर छत की देखते हुए वो अल्लाह को याद कर रही थी। किसी भूखे से पूछो खाने की कीमत। बचपन में पढ़े गए सबक की आज हादिया को सही मायने में समझ आ रही थी। हो गया, अब तुम थोड़ी ठीक लग रही हो। वो औरत उसे सिर से पांव तक देखते हुए बर्तन उठाने लगी। मुझे यहाँ क्यों कैद करके रखा है? इससे पहले कि वो औरत बाहर निकलती हादिया ने फौरन पूछा, लेकिन वो औरत अनसुना करती बाहर निकल गई, जैसे उस औरत की नज़र में हादिया के किसी भी सवाल की कोई अहमियत न हो। हादिया घुटनों में सर दिए वहीं बैठी रह गई। इस वक्त उसे अपनी नहीं अपनी छोटी बहन निदा की फिक्र थी, जो इस वक्त उसके सौतेले बाप के साय में थी। न जाने उसने मेरी निदा का क्या हाल किया होगा। अल्लाह, मेरी निदा की हिफाजत करना, उसे उस दरिंदे जैसे इंसान से बचाए रखना। मेरे मौला, वो बहुत मासूम है। बहन को याद करते हुए हादिया जोर जोर से रो दी। न जाने कौन है वो शख्स जिसने मुझे और मुझसे आखिर चाहता क्या है। हादिया ने गहरा सांस भरा। मान हाउस अपनी सोसाइटी की तर्ज पर सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत बंगला था, जो सिर्फ बंगला ही नहीं, उस बंगले में रहने लोग भी उतने ही खूबसूरत दिल रखने वाले। नूरीन उस खूबसूरत घर की मालकिन थी, जो खुद भी बेहद खूबसूरत और नाजुक दिल की मालिक थी। अरमान मलिक के दिल की धड़कन उसकी बीवी थी। उनकी शादी को 2 साल का समय हो चुका था और अपनी ज़िंदगी से दोनों बेहिसाब खुश थे, लेकिन संतान की खुशी से दूर थे। इसके बावजूद दोनों अल्लाह से निराश नहीं थे। नूरीन को पेंटिंग्स का शौक था तो अरमान मलिक एक खूबसूरत चमकता सितारा, जिसका राजनीति में भी नाम था, अपने नाम की तरह वो खुद था। उसके सर्कल के कितने लोग उससे मिलने का ख्वाब देखते थे, लेकिन ये ख्वाब किसी किसी का ही पूरा होता था। नूरीन जुनैद खान, जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा खासा मजबूत था, उसका इकलौता भाई अजलान खान, जो अपनी बहन पर जान छिड़कता था। उसके लिए उसकी बहन ही सब कुछ थी। मोबाइल पर आने वाली कॉल को अटेंड करती नूरीन बाग में लगे झूले पर आ बैठी। कैसे हो अजलान? नूरीन का लहजा प्रेम से भरा था। गुड, आप सुनाएं क्या हाल है? और कल आए क्यों नहीं? अरमान भाई के साथ वो गिला शिकवा कर रहा था। रात को घर में एक छोटी सी दावत रखी गई थी, जिसके लिए नूरीन और अरमान दोनों को बुलाया गया था, लेकिन वे आ नहीं सके थे।
بتایا تو تھا اجلان، طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، ورنہ تم جانتے ہو اجلان۔ اجلان بلایا، نورین نہ آئے؟ ناممکن، پھر آپ کو آنا چاہیے تھا نا۔ وہ سیٹ کی پیٹھ سے ٹیک لگائے اب پوری طرح بہن کی باتوں پر دھیان دے رہا تھا۔ اس سمے وہ اپنے آفس میں تھا جہاں کا وہ CEO تھا، اکلوتا مالک، ایک شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا وہ، اجلان خان، بزنس کی دنیا کا چمکتا ستارہ۔ مٹی کو بھی ہاتھ میں لے تو ایسا لگتا کہ سونا بن جاتا۔ قسمت کا ستارہ شکھر پر تھا، پورے بزنس سرکل میں وہ ایک جانی مانی شخصیت تھا، اور اس کی لوکپریتا دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ کتنی لڑکیاں اس کی کرش تھیں، لیکن اس کی زندگی میں آنے والی کون خوش قسمت لڑکی ہوگی یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ بتا تو رہی ہوں مائی سویٹ بردر، آنا تو چاہتی تھی لیکن نورین نے پھر سے بہانہ بنا دیا۔ لیکن آپ کے ہسبینڈ لیٹ گھر آئے، جس وجہ سے آپ بھی نہیں آئی۔ اجلان نے اس کی بات فوراً کاٹی تھی تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ بہت چالاک ہو گئے ہو تم، سب خبریں رکھتے ہو، نورین نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ رکھنی پڑتی ہیں، آخرکار میری دل عزیز جان سے پیاری بہن کے پتی جو ہیں ہے بھی راجنیتی میں، تو رہتے تو وہ خبروں میں ہی ہیں، ہمیں بس نظر رکھنی پڑتی ہے۔ وہ بھی اپنے چہرے پر خوبصورت مسکان سجائے ہوئے بولا۔ اچھا اب ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ شادی کب کر رہے ہو؟ نورین اپنے فیوریٹ ٹاپک پر آ گئی تھی تو اجلان نے گہرا سانس لیا اور موبائل کو گھورا۔ آپی میری ایک میٹنگ ہے، آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ ہمیشہ کی طرح نورین کو ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے کال کاٹ گیا۔ ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے، اب جاؤں گی تو شادی کے لیے ضرور راضی کروں گی اسے۔ وہ موم کی گڑیا اپنے بھائی کا گھر بسانے کا سوچ رہی تھی، جبکہ نہیں جانتی تھی اس کا خود کا گھر بکھرنے جا رہا تھا۔ میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس لڑکی نے ارمان ملک کے سامنے شادی کی شرط رکھ دی۔ وہ ارمان کی پرسنل سیکرٹری تھی اور اچانک سے ارمان نے اس سے اپنی پسند کا اظہار کر دیا۔ وہ لڑکی تو کب سے انتظار میں تھی کہ ارمان ملک اس سے شادی کی خواہش کرے اور وہ اپنا گیم شروع کرے۔ کیسی شرط؟ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو اولاد کی خوشی مل سکے جو آپ کی پتنی آپ کو نہ دے سکی۔ وہ لڑکی کو زیادہ ہی تیز زبان تھی۔ اپنی زبان سے میری بیوی کا نام مت لو، تم صرف تب تک میری بیوی رہو گی جب تک بچہ نہیں ہو جاتا۔ بچہ ہوتے ہی ہمارے راستے الگ، اور اس کے لیے میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا۔ اور اس سے زیادہ کیا شرط رکھنا چاہتی ہو تم؟ ارمان ملک نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو جوڑتے ہوئے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا۔ شرط ہے نا، آپ مجھ سے چھپ کر نکاح کرنا چاہتے ہیں اور بچہ بھی چھپ کر پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اسے اس دنیا میں آتے ہی مجھ سے لے کر اپنی بیوی کی گود میں ڈال دیں اور مجھے طلاق دے دیں۔ آپ کو بچہ بھی چاہیے، بچہ بھی جائز چاہیے، اپنا خون چاہیے، اور یہ بات دنیا والوں کے سامنے بھی نہیں آنا چاہیے۔ امیزنگ پلان، لیکن میرا کیا؟ وہ لڑکی اپنی آئی برو اچکاتے ہوئے ارمان ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی کہ ایک پل کے لیے ارمان ملک بھی سٹ پٹا گیا تھا۔ تمہیں اس کے بدلے منہ مانگی دام دوں گا، اور تم میرا آفر قبول بھی کر چکی ہو۔ آخر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے اور تمہاری یہ ضرورت صرف ارمان ہی پوری کر سکتا ہے۔ باقی رہ گئی بات نام کی، تو اس بچے کو نام تو میرا ہی ملے گا، لیکن ماں کی جگہ نورین کا نام ہوگا، تمہارا نہیں۔ آگے تمہاری مرضی، ناؤ گیٹ آؤٹ۔ ارمان ملک نے 2 منٹ میں سامنے کھڑی لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ اس لڑکی کا چہرہ اپمان کے کارن سرخ ہوا تھا۔ مسٹر ارمان ملک، آپ کو میری انسلٹ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ آپ ابھی وہ بات کرتی کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی اور وہ ایک نظر ارمان کو دیکھتی ہوئی گھبرائی ہوئی دروازے کی اور بھاگی۔ فون پر نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ اس لڑکی کے چہرے سے ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ بری طرح گھر کی اور بھاگی تھی۔ کیسے گھر پہنچی صرف وہی جانتی تھی۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکے تو چیخ پکار نے اس کا سواگت کیا۔ کمال کے ہاتھوں میں معصوم 15 سال کی گڑیا کے بال تھے اور وہ درد سے چلا رہی تھی، جبکہ گجالہ بیگم کمال کو اللہ کا واسطہ دے رہی تھی جس نے اس کی چھوٹی بیٹی کو لے جانا چاہا تھا۔ وہ آج پھر جوئے میں پیسے ہار کر آیا تھا۔ اب بدلے میں اس نشیڑی نے یہی سوچا کہ وہ اپنی 15 سال کی سوتیلی بیٹی کو مقابلے میں سودا کر دے گا۔ چھوڑ دے ندا کو، دور ہٹیں۔ ہادیہ نے آگے بڑھ کر کمال کے ہاتھ سے ندا کے بال ہٹائے تھے۔ ندا سہم کر ہادیہ کے گلے لگ گئی۔ آگے بہن کو بچانے، چل نکال پیسے۔ کمال نے ہتھیلی آگے بڑھائی۔ کون سے پیسے؟ کہاں کے پیسے؟ ہادیہ نے غصے سے پوچھا۔ بکواس بند کر اپنی اور فوراً پیسے دے اسی وقت، ورنہ تیری اس بہن کو یا پھر تجھے لے کر جاؤں گا اپنے ساتھ۔ کمال نشے میں تھا، اس لیے جو بھی منہ میں آ رہا تھا بکے جا رہا تھا۔ ہادیہ نے مڑ کر ایک نظر ماں کو دیکھا۔ وہ ماں کی طرف سے ہی ان پر حاوی ہوا تھا
और शायद ये गुनाह उनके लिए सारी जिंदगी का नासूर बन गया था। सुनाई नहीं दे रहा, निकाल पैसे, वो चिल्लाया था। बाहर दरवाजे पर मोहल्ले वाले इकट्ठे हो रहे थे। एक फूटी कौड़ी नहीं है हमारे पास, दफा हो जाओ यहाँ से, हादिया ने गुस्से से कहा तो वो बुरी तरह पागल होता पास पड़ी कुर्सी उठाकर हादिया की तरफ उछाल गया। हादिया ने समय रहते पीछे हटते हुए खुद को बचाया। मुझे पैसे दो वरना मैं इस घर को आग लगा दूंगा। वो पागल हो गया था। हादिया भी अब की बार सहम गई थी। सारा मोहल्ला उनका तमाशा देखने के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर उनकी मदद नहीं की। और करते भी क्या, उनके लिए तो ये रोज का तमाशा था और सब यही कहते थे कि गजाला को यही सजा मिलनी चाहिए थी। गलती तो सिर्फ गजाला की है, किसी और की नहीं। पहले पति के साथ बुरा सलूक करने से वो इस दुनिया से जल्दी चला गया। 3 साल पहले ही वो विधवा हुई थी और इद्दत के बाद दूसरी शादी अपनी पहली मोहब्बत कमाल से कर ली, जिसकी असलियत बाद में खुली थी। 2 जवान होती बेटियों की माँ को ये कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, लेकिन गजाला ने एक बार भी नहीं सोचा और जवान होती बेटियों के साथ एक नए मर्द के घर में आ बैठी। कमाल हद दर्जे का लालची, खुदगर्ज और जुए का आदी था। शुरू में ही उसने गजाला के सारे गहने बेच खाए और अब वो उसकी बेटियों के पीछे पड़ा था। अपने कानों से सोने के छोटे छोटे टॉप्स उतारकर गजाला ने कमाल को दी और रो पड़ी। दिल से शिद्दत के साथ उसके लिए बददुआ निकली थी, जिसने उनका जीना हराम कर दिया था। दफा हो जाओ यहाँ से, और खबरदार जो मेरी बहन को आइंदा हाथ भी लगाया तो। हादिया ने उसके मुंह पर टॉप्स मारे, जिन्हें उठाता वो हंसता हुआ वहां से निकल गया। हादिया ने निदा को अपने सीने से लगाया। आप ही मुझे बचा लो, ये लोग बहुत गंदे हैं, प्लीज मुझे यहाँ से दूर ले चलो। वो बहन के गले लगकर रोती हुई बोली, ले जाऊंगी, हमेशा के लिए यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगी, बस रोना नहीं। बहन की आंखों के आंसू पोंछते हुए वो खुद भी रो दी। निदा मेरी बच्ची, गजाला बेगम ने निदा को पुकारना चाहा। खबरदार, जो आपने अपने नापाक हाथों से मेरी बहन को छुआ भी। हादिया एक बिफरी शेरनी की तरह निदा को अपने पीछे छुपा गई। आप जैसी माँ को अल्लाह किसी को न दे। आप रहते वो जलील इंसान मेरी बहन को लेकर जा रहा था और आप। हादिया को जबरदस्त गुस्सा आ रहा था। क्या करती मैं हादिया, तेरी माँ बेबस है मेरी बच्ची। नहीं हूँ मैं आपकी बच्ची, कोई रिश्ता नहीं हमारा आपसे, आप जैसी बेहिस औरत से। आप जानती हैं माँ शब्द का मतलब क्या होता है? वो अपने आंसू पोंछते हुए उनसे मुखातिब थी। माँ का मतलब है हिफाजत, अपनी बेटी की मजबूत छांव जिस पर बाहर का कोई बहशी झपट न सके। माँ तो अपने बच्चों को दुनिया के ओछे हथकंडों से बचाने के लिए उन्हें अपने परों में छुपा लेती है, मर जाती है, लेकिन औलाद पर आंच नहीं आने देती। और आपने तो माँ के शब्द को ही उलट दिया। वो रो दी, जबकि गजाला बेगम दुपट्टे में मुंह छुपाए बुरी तरह रो पड़ी। जाइए यहाँ से, चली जाइए, मुझे आपकी सूरत भी नहीं देखनी। वो बेरहमी से अपनी आंसू पोंछते हुए अपना मुंह फेर गई और निदा को अपने घेरे में ले लिया। 1 साल पहले ही कमाल ने गजाला को इतनी बुरी तरह मारा था कि उनकी एक टांग टूट गई थी। पैसों की कमी के चलते इलाज भी बस नाम मात्र का हो पाया, जिसकी वजह से उनकी टांग की हड्डी सही से जुड़ नहीं सकी थी और अब वो लंगड़ाकर चला करती थी। यही वजह थी कि वो कमाल जैसे नशेड़ी का भी मुकाबला नहीं कर सकती थीं, बेबस थीं। मगर ये बेबसी भी उनकी खुद की चुनी हुई थी। कमाल से शादी करके उन्होंने खुद पर खुद ही जुल्म किया था, न सिर्फ अपने ऊपर बल्कि अपनी जवान होती बेटियों पर भी। आप ही, क्या हर माँ अम्मी जैसी होती है? निदा के सवाल पर हादिया का दिल चिढ़ सा गया। बस एक खुदा नहीं होती वरना माँ क्या नहीं होती। अपने स्टडी रूम में आते ही अरमान ने दराज खोला और उसमें से एक फाइल को बाहर निकालता वो उसे देखने लगा। वो फाइल पिछले 2 महीने से देख रहा था और अंदर ही अंदर तड़प रहा था। उस फाइल में साफ लिखा था कि नूरीन कभी माँ नहीं बन सकती थी। जब से उसे ये बात पता चली थी तब से वो अंदर ही अंदर टूट फूट का शिकार था। ये दुख उससे सहन नहीं होता था कि अब कभी बाप होने की खुशी वो महसूस नहीं कर सकेगा। उसके आंगन में कभी भी एक नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारी नहीं गूंजेगी। उससे पापा कहने वाला कोई इस दुनिया में नहीं आएगा। यही सब सोचते हुए वो छिपकर यहाँ आकर आंसू बहाता था। कौन कहता है कि मर्द रोता नहीं? कोई अरमान मलिक को आकर देखता, मर्द भी रोता है, आंसू बहाता है, उसे भी दर्द होता है, लेकिन वो सब पर जा ही नहीं करता। वो सबके सामने रोकर किसी को खुद पर हंसने का मौका नहीं देता। बाहरी दुनिया के सामने वो बहादुर होता है, लेकिन अंदर से वो भी एक आम इंसान होता है और उस आम इंसान को भी दर्द का एहसास होता है। वो चाहकर भी ये खबर अपनी महबूब बीवी नूरीन को नहीं दे सकता था। वो जो बच्चों से जुनून की हद तक मोहब्बत करती थी,
अगर वो ये रिपोर्ट पढ़ लेती तो शायद जीते जी मर जाती। शादी के बाद हर औरत का ख्वाब होता है माँ बनने का। माँ बनने के बाद ही वो खुद को मुकम्मल समझती है। लेकिन नूरीन, अरमान ने रिवॉल्विंग चेयर पर टेक लगाते हुए आंखें मूंद लीं। अपनी नूरीन की खातिर वो ये कदम उठाने वाला था। एक लड़की से खुफिया निकाह करके उससे बच्चा लेकर नूरीन को देना चाहता था। उसे नहीं पता था उसकी ये सोच सही थी या गलत, लेकिन वो बस इतना जानता था कि उसकी नीयत साफ थी। दरवाजा एक बार फिर खुला। इस बार आने वाली कोई औरत नहीं बल्कि एक मर्द था। अंधेरा छटा तो उस शख्स का चेहरा साफ नजर आया। हादिया उस शख्स को नहीं जानती थी। एक कुर्सी पर बैठता वो अपने सामने उस बेबस और लाचार लड़की को देखने लगा, जिसकी आंखों में हैरानी, परेशानी और उलझन साफ नजर आ रही थी। जबकि वो बस टकटकी लगाए उस लड़की को देखे जा रहा था, जिसे देखकर सामने बैठे शख्स को सिर्फ गुस्सा ही आ रहा था। क्या हुआ? होश में हो या अभी भी कुछ कमी रह गई है? तंजीह लहजे पर हादिया बुरी तरह चौंकी। कौन हो तुम? हादिया के सवाल पर वो टांग पर टांग रख गया। इतनी भी क्या जल्दी है जानने की? पता लग ही जाएगा। खैर, अभी कुछ दिन यहाँ और रहो, जब अक्ल पूरी तरह ठिकाने आ जाएगी तो। नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम जो चाहते हो मैं वो कर दूंगी, लेकिन प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। मेरा घर जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं घर न पहुँची तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। प्लीज़ मुझे घर जाने दो। हादिया ने रोते हुए इल्तिजा की। वो जो उठकर जाने वाला था उसकी बात पर ठहर सा गया। ठीक है, चली जाना अपने घर, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। उस शख्स की बात पर हादिया का चेहरा जर्द पड़ गया। अगर राजी हो तो बता देना। तुम्हारी यहाँ से रिहाई का परवाना सिर्फ तुम्हारा निकाह है। आगे सोच लो, तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का वक्त है। अगर निकाह के लिए राजी हो तो बता देना, वरना सारी जिंदगी सड़ती रहो इसी काल कोठरी में। बोट कर खड़ा हुआ था। हादिया ने उसे पुकारना चाहा, लेकिन आवाज़ लबों से बाहर ना आ सकी और दरवाज़ा एक बार फिर से बंद हो गया। या अल्लाह, मेरी मदद कर। न जाने कौन शख्स है ये और क्यों मुझसे निकाह करना चाहता है। और निदा, या अल्लाह मेरी निदा की हिफाजत करना। वो चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो पड़ी। बेसबब, बेवजह, बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ। आधे दुश्मनों को तो मैं यूं ही हरा देता हूँ। वो तहखाने से निकलता सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर जा रहा था। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की खुशियाँ वापस पाना था, जिन्हें उससे छीना जा रहा था। तो क्या वो चुप बैठा रहता? उसका बस चलता तो वो उस लड़की को जान से ही मार देता जो उसकी बहन का घर बर्बाद करने पर तुली हुई थी। लेकिन अजलान खान ने उसके लिए इससे भी ज्यादा सख्त सजा सोची थी, मौत से भी बदतर। वो एक पठान था, उसके खून और नसों में दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करने की ताकत भरी हुई थी, और आज वही हिम्मत उसके काम आई थी। उसने उस लड़की को अगवा करके तहखाने में 4 दिन से बंद कर रखा था। बहुत गुस्से में था वो, इसीलिए पहले 2 दिन तक उसे खाने को भी कुछ नहीं दिया था। लेकिन फिर न जाने कैसे उसका दिल पसीज गया और उसने उसके लिए खाना भिजवा दिया। और आज वो खुद उससे मिलकर अपनी शर्त रखाया था। उसे पता था वो कोई मोहब्बत की शादी नहीं कर रही थी, बल्कि पैसों के लालच में अंधी हो चुकी थी। वो एक ऐसे आदमी से शादी कर रही थी जो पहले से शादीशुदा था, और जो लड़कियां सिर्फ पैसे के लिए ऐसा करती हैं, इस समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं होती। और यही एहसास आज हादिया को बुरी तरह हो चुका था। आखिर वो गई कहाँ? जमीन निगल गई, आसमान खा गया। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। सुना तुम सबने? अरमान गुस्से से चीखा। 2 दिन बाद उसका निकाह था और वो गायब हो गई थी। उसके आदमी हर जगह छानबीन कर रहे थे, जबकि अरमान पागल सा हो गया था। उसे यही डर था कहीं उसके किसी दुश्मन ने हादिया को अगवा न कर लिया हो। उसके घर का पता किया तो वो वहां पर भी नहीं थी। इसका मतलब था या तो उसे किडनैप किया गया या वो खुद भाग गई। दोनों ही हालत में उसे हादिया चाहिए थी। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, जब भी शादी की बात होती है टाल देते हो। कब तक यूं ही टालते रहोगे? तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। अगर मम्मी पापा जिंदा होते तो क्या वो इतनी देर करते? तुम्हारी शादी भी हो चुकी होती और अब तो मैं तुम्हारे बच्चों को भी खिला रही होती, नूरीन ने नाराजगी से कहा। इस बार उसने संजीदगी से अपनी बहन की ओर देखा। बहुत जल्द खुशखबरी सुनाऊंगा, कहकर वो नूरीन को हैरान और परेशान छोड़ता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ गया। नूरीन तो हैरानी और खुशी से वहीं की वहीं रह गई और उसके पीछे दौड़ी, मगर वो राज अभी इतनी जल्दी खुलने वाला नहीं था, यह शायद कभी खुलने ही नहीं पाता। ठीक है, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हादिया, जिसे आज उसके निकाह की हामी भरने पर तहखाने से कमरे में पहुंचा दिया गया था,
अपने सामने खड़े उस शख्स को देखती हुई सपाट लहजे में बोली, तुम इस वक्त जिस हालत में हो, शर्त रखना बनता तो नहीं, लेकिन चलो बताओ अपनी शर्त। वो सीने पर हाथ बांधे ठंडे लहजे में बोला, निकाह के बाद तुम मुझे यहाँ नहीं रोकोगे, मुझे जाने दोगे। उसकी पहली ही शर्त अजलान खान के दिमाग पर हथौड़े की तरह लगी थी। अच्छा, और अगर ना जाने दूं तो? आईब्रो उठाते हुए पूछा, क्यों? बीबी बनाकर रखना चाहते हो या दिन रात मेरे जिस्म से खेलने का इरादा है? वो गुस्से में क्या बोल रही थी उसे खुद समझ नहीं आ रहा था, और जो मुंह में आया बोलती चली गई। अपनी जुबान को काबू में रखो लड़की। अगर तुम्हें नोचना होता या तुम्हारे वजूद पर कब्जा ही करना होता तो अजलान खान को उसके लिए तुमसे निकाह की जरूरत नहीं थी। बिना निकाह के ही तुम्हारे वजूद को रौंद डालता। वो बिना पलक झपके उसे देखता बोलता चला गया। उसकी बातों से हादिया के कानों से जैसे धुआं निकल आया। बदतमीज खान, लड़की से बात करने की तमीज नहीं। वो बुदबुदाई। और कुछ? वो अब की बार उसे गहरी नजरों से देखता हुआ पूछ रहा था, मुझे मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। उसकी इस बात पर अजलान खान के माथे पर बल पड़ गए। किससे? अपने सौतेले बाप से। उसकी बात पर अजलान जैसे सन रह गया। क्या मतलब? किससे प्रोटेक्शन चाहिए, एक बार फिर कहना। वो हैरान हुआ था। अपने सौतेले बाप से। वो नफरत और तिरस्कार से बोली। अजलान उसके चेहरे के हाव भाव नोट करता रहा, लेकिन इस बार चुप रहा। निकाह के लिए अपने दोस्त को मौलवी को लाने को कहा। उस वक्त वो अपने फार्म हाउस पर था। हादिया को भी वहीं बंद करके रखा था। वो चाहता था कि वो उससे निकाह करके यहाँ से चली जाए, क्योंकि सब कुछ हो सकता था, लेकिन निकाह के ऊपर निकाह नहीं हो सकता था। मुबारक हो अजलान। उसके दोस्त शर्जील ने उसे गले लगाते हुए मुबारकबाद दी तो वो जरा सा मुस्कुरा दिया। एक तस्वीर हो जाए। वो मौलवी साहब को रुखसत करता हादिया के पास आया, जो सादे से सूट में भी कहर ढा रही थी। उसके पास बैठकर फ्रंट कैमरा ऑन करता, 2-3 तस्वीरें लेता, फिर कैमरा तुरंत ऑफ कर दिया। निकाह मुबारक हो, वो उसके चेहरे के पास झुककर बोला और वहां से उठ गया। जबकि उसके यूं अचानक करीब आने से हादिया के दिल की धड़कनें धीमी पड़ गई थीं। उस तस्वीर को वो जिसे भेजना चाहता था भेज चुका था, और अब उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जीत की मुस्कान। फतेह की सरशारी उसके रग रग में समा रही थी। वो जुनूनी पागल पठान ऐसा ही था, जो भी करता जुनून से करता। उसे जानने वाले लोग उसके गुस्से और जुनून से डरते थे। ये जुनूनी पागल अजलान खान सिर्फ अपने दिल की सुनता था, बाकी सब जाएं भाड़ में। वो अपने दोस्त से बात कर रहा था, जिसकी सुनते ही अरमान मलिक को एक डिटेक्टिव हायर करना पड़ा था, जो हादिया को ढूंढने में उसकी मदद करने वाला था। लेकिन वो ये नहीं जानता था उसका हर कदम, हर कोशिश अधूरी रह जाने वाली थी। जब उसे अजलान की भेजी गई एक तस्वीर मिली, वो अपने सामने बैठे शख्स को हादिया के बारे में बता रहा था कि उसकी जुबान अचानक रुक गई। हादिया दुल्हन बनी बैठी थी और उसके साथ बैठा शख्स यकीनन उसका दूल्हा था। अरमान अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। वो बार बार उस तस्वीर को देखता जा रहा था और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि अजलान हादिया से शादी कर सकता है। क्या हुआ सर, एवरीथिंग ओके? सरमद ने अरमान को परेशान खड़ा देखा तो पूछ बैठा, तुम जाओ इस वक्त, तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ। अरमान ने सरमद को वहां से रवाना किया, जबकि खुद परेशानी में अजलान को कॉल मिलाई। अजलान जो अपने दोस्तों को सी ऑफ कर रहा था, अपने मोबाइल पर अरमान मलिक की कॉल आती देख उसके चेहरे पर एक भरपूर मुस्कान सजी थी। आई नो इट, आप मुझे कॉल करेंगे, लेकिन मैं भी इतनी जल्दी आपके हाथ आने वाला नहीं अरमान भाई। थोड़ा सा तड़पिए, उसके बाद ही आपसे बात करूंगा। दिल ही दिल में वो अरमान मलिक को मुखातिब करते हुए मोबाइल वापस अपनी पॉकेट में डाल गया। अभी उसका इरादा हादिया से मिलने का था। फार्म हाउस से सबको रुखसत करने के बाद वो अंदर अपने कमरे में आया, जहां हादिया दुल्हन बनी सजी सवरी बैठी थी। अजलान को अंदर आता देख वो एकदम अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। अजलान ने अंदर आते ही दरवाजे को लॉक लगाया और कहर भरी नजरों से हादिया को देखा। बहुत शौक है ना तुम्हें शादीशुदा अमीर मर्दों को फंसाकर उनसे निकाह करने का? वो बोला नहीं, सर्द लहजे में फुनकारा था। हादिया का तो सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। तुम जैसी कैरेक्टर लेस लड़कियां ही दूसरों के बसे बसाए घरों को बर्बाद करती हैं, अपनी अदाएं और हुस्न के जलवे दिखाकर। उसके सख्तगीर अल्फाज ने हादिया के दिल और दिमाग को बुरी तरह झंझोड़ डाला। ये क्या बोल रहे हैं आप? होश में तो हैं? आप ऐसे किसी भी लड़की पर बिना कुछ जाने इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? हादिया की आंखें पानियों से भर गईं। अजलान हाथ बेंच पर रखे सरनामे हिलाता तल्ख हंसी हंसा। अरमान मलिक, जानती हो उसे? अजलान की बात पर अब की बार हादिया की सही माने में जान निकल गई थी। बस बहुत हो गया, हर बार तुम आते हो, मेरी बेटियों को हरास करते हो, और अब नहीं, दूर रहो मेरी निगाह से।
वरना जान से मार दूंगी तुम्हें। अपनी छड़ी उठाए गजाला बेगम चिल्लाते हुए कमाल को पीछे हटा रही थी, जो आज फिर पागलों की तरह उसकी बेटी निदा के पीछे पड़ा था कि आज उसने निदा का सौदा करना ही था। लेकिन आज गजाला बेगम के अंदर की ममता ने जोश मारा था। वो लंगड़ाते हुए भी उसका मुकाबला कर रही थी। छोड़ो मुझे, अम्मा बचाओ मुझे, निदा रो रही थी, चिल्ला रही थी। मुझे पैसे दे दे वरना मैं तेरी बेटी को। वो बेतकान बोलता निदा को बालों से जकड़े दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। जलील, कमीने इंसान, छोड़ मेरी बच्ची को। अल्लाह का खौफ कर, जालिम इंसान, क्यों उस पर जुल्म कर रहा है? अल्लाह के कहर से डर। वो रोते हुए बेटी को बचाती जा रही थी। अगर तू चाहती है कि मैं इसे छोड़ दूं, तो जो लड़की अभी पैसे देकर गई थी वो मुझे दे दे। कौन से पैसे? कौन से पैसों की बात कर रहे हो? हमारे पास कोई पैसे नहीं। गजाला बेगम ने निदा को अपने पीछे छिपाते हुए कहा। झूठ मत बोलो, अभी हादिया की दोस्त आई थी, पैसे देकर गई है वो तुम्हें। मुझे पागल मत बनाओ, निकालो सारे पैसे। वो अब बीबी से लड़ने लगा था। छोड़, देती हूँ कल मुहे इंसान। अपने दुपट्टे में लपेटे हुए वो कुछ हजार के नोट उसे दे गई, जिन्हें गिनते हुए वो एकदम खुश हो गया। कुछ वक्त गुजरेगा इसमें, और बेहतर होगा अपनी बेटी को कहो वापस आ जाए, जहाँ भी दफा हुई है। मुझे पैसे दे दे, पूरे 20 लाख, फिर तुझे तलाक भी दे दूंगा, और फिर यहाँ से जहाँ जाना हो दफा हो जाना। वो चिल्लाता हुआ वहाँ से निकल गया। निदा माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मा, क्या हमारे नसीब में यही बाप लिखा था? वो माँ से गिला करती हुई कह रही थी, और उनका दिल भी दुख गया। बेटा, लगता है अपने गुनाहों की सजा इस दुनिया में ही मिल गई है मुझे, इस इंसान की सूरत में। वो दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए रोते हुए बोली। पता नहीं हादिया भी कहाँ चली गई है। 1 हफ्ता हो गया है और उसका कुछ भी पता नहीं चला। निदा हादिया के लिए परेशान हुई थी। अल्लाह उसे अपनी हिफाजत में रखे और हर बुरी नज़र से बचाए। वो दिल से अपनी बेटी के लिए दुआ कर रही थी, जिसे सच में इस वक्त दुआओं की सख्त ज़रूरत थी। क्या बात है मान, आप ठीक है ना? नूरीन अरमान को आज जल्दी घर देखकर उसके पास आ बैठी, जो आज लगातार मोबाइल में लगा हुआ था, जबकि उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। हाँ, क्या ठीक है सब? अरमान ने खुद को काबू पाते हुए उसे सामान्य अंदाज में जवाब दिया। पर इतनी ठंड में तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? नूरीन ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि एक काम करो, तुम एक कप कॉफ़ी तो पिला दो, सिर में थोड़ा दर्द है। वो नूरीन को प्यार भरे लहजे में बोला। मैं अभी लेकर आती हूँ, और आप प्लीज़ ये मोबाइल एक तरफ रख दो। जब से आए हो मोबाइल में ही लगे हो। सिर दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा? वो बड़बड़ाते हुए उठी थी, जबकि अरमान, जो न जाने अजलान को कितनी कॉलें कर चुका था, अब मैसेज कर रहा था, लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। ऐसे में वो परेशान न होता तो क्या करता? अच्छा सुनो नूरीन, ये अजलान आजकल कहाँ रहता है? कोई बातचीत, सलाम दुआ नहीं है? अरमान ने अब की बार नूरीन से कुरेदना चाहा। उसने कहाँ जाना है? यहीं होता है, अपने बिजनेस में गुम। नूरीन ने सरसरी सा जवाब दिया। तुमसे बात वगैरह होती है उसकी? अरमान मलिक ने गहरा सांस भरते हुए पूछा। जी, कल ही तो हुई थी। मैं आपके लिए कॉफ़ी ले आऊँ? वो मुस्कुराते हुए इजाज़त लेती किचन की ओर बढ़ गई। यार क्या करूँ, कैसे पता लगाऊँ ये अजलान खान कहाँ है? उसके हाथ हादिया कैसे लग गई, और उससे निकाह भी कर लिया? मतलब वो जानता था मैं हादिया से निकाह करने वाला हूँ। ओह गॉड, अब क्या होगा? अगर उसने नूरीन को सब कुछ बता दिया तो नूरीन तो मुझसे बदगुमान हो जाएगी, और अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो? अरमान मलिक का दिमाग अब सच में दुखने लगा था। उसके दिल की धड़कन भी एकदम बढ़ गई थी। नहीं, हादिया सिर्फ मेरी है, उसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता, अजलान खान भी नहीं। अरमान मलिक नूरीन को आता देख दिल ही दिल में पक्का इरादा करता गहरा सांस भर गया। अरमान मलिक? हादिया ने जेरे लब दोहराया। क्या हुआ? याददाश्त वापस आ गई, या जो थी वो भी उड़ गई? अजलान खान के पूछने पर हादिया ने अपने होठों पर जबान फेरते हुए उन्हें तर किया। आप उन्हें जानते हैं? हादिया ने धड़कते दिल से पूछा। एक पल को खामोशी छा गई। अजलान खान ने उसे सख्त नज़रों से देखा। मेरी बहन का पति है, बहन भी वो जो मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारी है, जिसकी आंख से गिरने वाला एक आंसू भी मेरे दिल पर गिरता है, मुझे मार देता है यहाँ से। वो दिल की जगह उंगली रखते हुए दांत किचकिचाते हुए बोला था। हादिया की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे भी मेरी बहन के आंसू रुलाते हैं, जब वो गलीज इंसान जो बाप के नाम पर धब्बा है, वो मेरी बहन को छूता है, उसे बेचने की बात करता है। मैं अंदर ही अंदर मर जाती हूँ। वो कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। और तुमने? अजलान खान की आवाज़ फिर से गूंजी। तुमने उसको आंसू देने का सोचा? वो जो अपने पति से दीवानों की तरह इश्क करती है,
جو محبت میں بھی توحید کی قائل ہے، اس کے دل کو تار تار کیا جانے لگا تھا، اور یقیناً اس سب میں تمہارا ہی قصور ہوگا۔ اپنے جلووں سے تم نے ایک شریف انسان کو پھنسایا، ایک ایسے انسان کو جو اپنی بیوی سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے، وہ بھی تمہارے حسن کے آگے ڈھیر ہو گیا اور نورین سے بے وفائی کرنے لگا۔ اجلان خان نے غصے سے اس کی اور پیش قدمی کی۔ وہ ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ جی چاہتا ہے جان سے مار ڈالوں تمہیں۔ کوئی مرد کبھی کسی عورت کو برباد نہیں کرتا، تم عورتیں ہی عورتوں کو برباد کرتی ہو۔ اجلان خان نے اسے دونوں بازوؤں سے جھنجھوڑتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا تو وہ بری طرح رو پڑی۔ وہ اسے بتانے کو ہونٹ کھولتی لیکن کچھ بھی بتا نہیں پا رہی تھی۔ ہمت، حوصلہ، سب کچھ آج وہ ایک اجنبی شخص کے سامنے ہار گئی تھی، کیونکہ وہ باقی خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ ایک شادی شدہ مرد سے وہ اپنے کمزور لمحوں میں نکاح کی حامی بھر چکی تھی۔ تمہیں لگا کہ تم کچھ بھی کر لو گی اور میری بہن لاوارث ہے کیا؟ افسوس، نہ تم جان پائیں اور نہ ارمان ملک۔ اجلان خان نے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ وہ اپنے بازوؤں کو دبانے لگی۔ اجلان خان کی سخت انگلیوں کی پکڑ سے وہ تڑپ گئی تھی، لیکن زبان نے اف تک نہیں کی تھی۔ موبائل پہ نورین کی کال آتے دیکھ وہ سر نامے ہلا گیا۔ یقیناً یہ ارمان ملک ہی ہوگا۔ دل ہی دل میں سوچتا وہ ہادیہ کی اور بڑھا اور اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا۔ ہادیہ نے دھڑکتے دل سے اس شخص کو دیکھا جو پل پل میں اپنے رنگ بدل رہا تھا۔ ہادیہ کے دیکھنے پر اجلان خان نے اس کی اور طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اسماعیل جانے من، وہ اسے چبا چبا کر بولتا اس کے کندھے پر پھر سے اپنی انگلیوں کی پکڑ کو سخت کر گیا۔ ڈر کے مارے ہادیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسماعیل کیا کرتی؟ اسماعیل سویٹ ہارٹ، وہ پھر سے بولا تو ہادیہ کو وہ ایک جنونی پاگل اور سائیکو انسان لگا۔ ہادیہ نے روتے ہوئے اسماعیل پاس کی۔ تھوڑی کم جانے من، اوور لگ رہی ہو، اوریجنل اسماعیل چاہیے۔ ایک تو وہ اس کے اتنا قریب تھی کہ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اوپر سے اس کی خواہشیں۔ ہادیہ کا جی چاہا اس شخص کا سر پھاڑ دے۔ ارمان ملک کو سوچتے ہوئے نورین کے موبائل سے اجلان خان کو ویڈیو کال مل گیا تھا، جو اگلے ہی پل ریسیو ہو گئی تھی۔ سامنے امید کے مطابق ارمان ملک ہی تھا۔ اجلان خان کے ساتھ ہادیہ کو دیکھتے ارمان کے لب بھیجے۔ ہادیہ کی آنکھیں روئی ہوئی تھیں لیکن چہرے پر مسکان تھی۔ اس وقت نورین اس کے لیے کافی بنا رہی تھی اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے اس نے نورین کے نمبر سے اجلان خان کو کال ملائی تھی، جو پک تو ہو گئی تھی لیکن سامنے کا منظر دیکھتے ارمان پر گھڑوں پانی گرا تھا۔ ہائے ارمان ملک، کیسا لگا اجلان خان کا سرپرائز؟ اجلان خان کی چہکتی آواز پر ارمان ملک کے ماتھے پر لکیریں نمایاں ہو گئیں۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا اجلان خان۔ آج پہلی بار اجلان خان نے اسے مان بھائی کی بجائے پورے نام سے پکارا تھا۔ اچھا؟ اجلان خان نے بھویں اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو لگتا ہے جو آپ کر رہے تھے وہ اچھا تھا؟ اسی کے انداز میں بولتا وہ ارمان کو لاجواب کر گیا، لیکن اگلے ہی پل خود کو سنبھال کر بولا میں اپنے کسی کام کا تمہیں جواب دہ نہیں ہوں۔ ارمان غصے سے بھڑک گیا۔ بالکل، لیکن اپنی بیوی کو تو ہے نا؟ اجلان خان کی بات پر ارمان کے پسینے چھوٹے تھے۔ دیکھو اجلان، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے ورنہ، ارمان نے اسے گھبراتے ہوئے دھمکی دی تھی۔ کیا نہیں کرے گا اجلان؟ اپنے پیچھے سے نورین کی آواز سنتا وہ بری طرح چونکا اور کال کاٹ دی۔ پلٹ کے نورین کو دیکھا تو کافی لیے وہ اس کے پاس کھڑی تھی اور اب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی کچھ بات کر رہا تھا۔ کافی تھامتے ہوئے وہ اپنا انداز سرسری سا بناتے ہوئے بولا پھر بھی کیا بات کر رہا تھا آخر اجلان؟ آپ کو پتا ہے وہ پرسوں بھی ناراض ہو رہا تھا کہ اس نے بلایا ہمیں اور ہم گئے نہیں، اور آپ بھی لیٹ آئے تھے۔ نورین نے کافی کا مگ اپنے لبوں سے لگاتے ارمان کو شکایتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اچھا ناراض نہ ہو، کل لے چلیں گے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے نورین کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لے گیا۔ نورین نے مسکراتے ہوئے ارمان کے کندھے پر سر رکھا۔ مان، میری زندگی جینے کا مقصد صرف اور صرف آپ ہیں۔ اجلان بلاتا بھی ہے تو آپ کے بنا جی نہیں کرتا جانے کا، دل کرتا ہے جہاں بھی جاؤں آپ کے ساتھ ہی جاؤں۔ وہ اس کی اور دیکھتی ارمان کی ہلکی ہلکی بیئرڈ میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ارمان مسکرا دیا۔ اچھا سنے نا، وہ میری دوست ہے نا ماریا، وہ جس گائنوکولوجسٹ کے پاس جاتی ہے وہ بہت اچھی ہے۔ میرا دل بھی چاہ رہا تھا کہ میں اس سے چیک اپ۔ نورین، ایک بار تمہیں منع کر دیا نا، پھر کیوں بار بار یہ ذکر لے کر بیٹھ جاتی ہو؟ اچانک سے ارمان کا موڈ چینج ہوا جس سے نورین کے دل کو سخت دکھ ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ یوں ہی ٹال مٹول کر دیا کرتا تھا۔ جتنا اس بارے میں سوچتی تھی یا کچھ کرنے کی ٹھاننے لگتی تو وہ اسے منع کر دیتا اور دل محسوس کر رہ جاتی تھی۔ وہ مان، مجھے بچہ چاہیے، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ ابھی شادی کو سمے ہی کتنا ہوا ہے نورین؟ صرف 2 سال۔
अल्लाह दे देगा जब देना होगा, वो सर्द लहजे में कहता उठ गया। अगर चेकअप करवा के इलाज करवा लूँ तो क्या बुराई है? एक बार बोल तो दिया ना नूरीन, समझ नहीं आती? मुझे अभी इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए। उसकी बात काटते हुए वो पलटकर गुस्से में बोला। नूरीन की आंखें आंसुओं से भरने लगीं। उसकी आंखें देखता वो गहरी सांस भर गया और उसके पास आकर उसे अपने सीने से लगा लिया तो वो मुंह बिसूरते हुए रो पड़ी। यार ऐसे मत आंखों में आंसू लाया करो, जानती हो तुम्हारा मान सहन नहीं कर सकता। बाकी जो बात कह रहा हूँ उसे समझो, थोड़ा समय और कर लो इंतजार। अल्लाह ने चाहा तो वो चमत्कार करेगा और हमें भी औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा। अरमान मलिक उसके माथे को चूमते हुए उसे अपने साथ लगाए कमरे की ओर बढ़ा था। चमत्कार? नूरीन की तो सोई वहीं पर अटक गई थी। कैसा चमत्कार? वो दिल ही दिल में उसकी बात को सोचती उदास हुई थी, जबकि अरमान मलिक अपने दिमाग पर छाए बोझ को कम करना चाहता था। इस वक्त नूरीन उसकी बाहों में थी, उसकी महबूब बीबी उसके करीब थी और उसके दिल को बेइंतहा सुकून मिल रहा था। धीरे धीरे वो नूरीन के करीब होता उसकी संगत में डूबने लगा, अपने लबों से नूरीन को चूमते हुए उसे भी मदहोश करने लगा था। नूरीन के दिमाग में जो अब तक अरमान की बातें चल रही थीं, धीरे धीरे अरमान की शरारतों से वो भी बहकने लगी थी और अब खुद आगे बढ़कर अपने नरम मुलायम होठों से अरमान के होठों को छू लिया था। कितना सुकून मिलता था उसे अरमान के करीब आकर, और अरमान भी तो नूरीन की खूबसूरती और उसकी मोहब्बत में दीवाना था। अब भी वो नूरीन की संगत में सब कुछ भुला गया था। उसे याद था तो बस ये कि उसकी खूबसूरत नरम नाजुक सी बीबी उसकी बाहों में थी। वो पूरी शिद्दत से उस पर अपनी मोहब्बतें निछावर करने लगा। मतलब अरमान को भी यही लगता है कि हमें औलाद नहीं होगी। अरमान मलिक के जाने के बाद नूरीन को फिर से कुछ देर पहले कही गई अरमान की बातें याद आ गईं और फिर उसकी आंखों में ठहरे आंसू गालों पर बहने लगे। चलो हो गया काम, अब निकलो यहाँ से। वो जो वीडियो कॉल पर अरमान से बात करके उसे जला रहा था, अरमान का हैरान परेशान चेहरा देखकर अजलान के दिल को एक सुकून मिला था। कॉल कट होते ही अजलान खान ने हादिया को हिकारत से कहा, कहाँ? वो हैरानी से उसे देखती पूछने लगी। जहाँ तुम्हारा दिल करे जाओ, अब तुम आज़ाद हो। वो मोबाइल को पॉकेट में रखते हुए पॉकेट में हाथ डालता संतोष लहजे में बोला, लेकिन आपने मुझसे निकाह किया है। मैं बीबी हूँ आपकी, और आपने कहा था आप मुझे पैसे दे देंगे। हादिया जल्दी में जो कुछ मुंह में आया बोलती चली गई। उसकी बात पर अजलान खान ने उसे तंजिया मुस्कान पास की। तुम जैसी लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। इस निकाह की कीमत तुमने 20 लाख तय की थी। अजलान खान ने उसकी तरफ एक लिफाफा बढ़ाया जिसमें उसकी तयशुदा रकम थी। हादिया उसे देखने लगी। ये तो हुई तुम्हारे निकाह की कीमत। चलो लगे हाथ अपनी एक रात की कीमत भी बता दो, क्योंकि तुम्हें मजबूरी के कारण अपने करीब कर लिया था तो अंदर के जज्बात पूरी तरह भड़कने लगे हैं। आज की रात इन्हें शांत कर लूं तो क्या बुराई है? चिंता मत करो, कीमत पूरी मिलेगी। वो जो हाथ बढ़ाकर पैसे थामने वाली थी अजलान खान की बात पर पूरे वजूद से कांप उठी थी। पूरे शरीर पर एक सिहरन सी दौड़ गई। बोलो क्या कीमत है एक रात की तुम्हारे वजूद की? अजलान खान ने उसे गहरी नजरों से बिना पलक झपके देखते हुए कहा। बेख्तियार हादिया का हाथ उठा और इससे पहले वो हाथ अजलान खान के चेहरे की रौनक बनता, लेकिन अजलान खान की मजबूत पकड़ में हवा में ही अटक गया। दोनों की नजरों का टकराव हुआ। हादिया की गहरी झील सी आंखों में दर्द का ठाटे मारता समंदर था। आंखों से आंसू बाहर निकलने के लिए बुरी तरह बेताब थे, जिन्हें हादिया ने जबरदस्ती रोका हुआ था, क्योंकि वो इस बेहिस पर जालिम मर्द के सामने रोकर खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहती थी। लेकिन आंखों में उभरते दर्द को रोकना मुमकिन नहीं था, जिसे देखते ही अजलान खान एक पल को सकते में आ गया। हादिया ने गुस्से से अपनी कलाई छुड़ाई, अजलान के हाथ से इनवलप लेते हुए वहीं दूर दीवार पर दे मारा और घायल निगाहों से अजलान को देखा। आपकी दौलत आपको मुबारक हो मिस्टर अजलान खान। मेरे लिए मेरी गरीबी ही बहुत है। मानती हूँ अपनी मुश्किल और आजमाइश के वक्त मैंने अरमान मलिक से निकाह के लिए तैयार हुई थी। आपसे भी निकाह किया और आपसे भी उस निकाह की कीमत मांगी। मजबूरी थी मेरी, बहुत बड़ी मजबूरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट थमा दें। निकाह करना गुनाह नहीं, लेकिन आपने तो मुझे, हादिया ने आंसू पहुँचे, आपने वजह जानने की कोशिश नहीं की, पर आपको जानने की ज़रूरत भी क्या है? आपका और मेरा रिश्ता ही क्या है जो आप मुझसे मेरी मजबूरी की दास्तान सुनेंगे? गरीब लोगों से आपका क्या लेना देना? आज के दौर में तो इज्जत भी सिर्फ अमीरों की होती है, दिल भी सिर्फ उन्हीं का दुखता है, दर्द भी सिर्फ उन्हें ही होता है। हम गरीबों को तो रोने का भी हक नहीं। वो रोते हुए तल्ख अंदाज में बोली, खैर आपका मकसद पूरा हुआ, आपकी बहन का घर उजड़ने से पहले बच गया।
वो उसे तंज कसते हुए बोली थी। इस बार अजलान खामोशी से उसे सुनता रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसकी दी हुई रकम को यूं फेंक देगी। आपने जहां इतना रहम दिखाया वहां इतनी और मेहरबानी कर दें कि सिर्फ आज रात रुकने की इजाज़त दे दें। सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि बाहर निकलते ही कुछ और भेड़िए मिलेंगे जो मुझे नोच खाने के लिए तैयार बैठे होंगे। वो अपने आंसू पोंछते हुए मजबूत लहजे में बोली और रुख फेर गई। तुम तो ऐसे नखरे दिखा रही हो जैसे मेरी मनपसंद बीबी हो। तुम्हारे इश्क में पूरा डूबा हुआ हूँ मैं। अजलान तंजिया लहजे में बोला। मुझे खुशफहमियाँ पालने की आदत नहीं। जब दिल ही नहीं मिले तो इश्क कहाँ से आ गया बीच में। उसकी बात पर अजलान फिर से लाजवाब हुआ था। वो सही तो कह रही थी, वाकई दिल मिलते हैं तो मोहब्बत होती है, तो इश्क कहाँ से आ गया। वो सर झटकता दरवाजे की ओर बढ़ गया, लेकिन फिर से थम गया। सुबह ड्राइवर छोड़ाएगा, जहाँ जाना हो। वो नरम लहजे में बोलता हुआ बाहर निकल गया। अब उसका सारा वक्त सिगरेट फूंकने में ही गुजर जाना था। वो उस लड़की को तकलीफ देने चला था, लेकिन दे न सका। हाँ, वो अपनी बहन से बेहद मोहब्बत करता था और उसी की खातिर वो आज इतना बड़ा कदम उठा गया था कि उस लड़की से निकाह कर गया। पर अब वो परेशान हो गया था। अगर अरमान भाई ने निकाह का इरादा कर ही लिया है तो वो किसी और से भी कर सकते थे। हादिया ना सही, कोई और सही। मैंने जल्दबाजी में इस लड़की से निकाह कर लिया। मुझे लगा इस लड़की को अरमान की ज़िंदगी से निकाल कर अपनी बहन के घर को उजड़ने से बचा लूँगा। लेकिन ये लड़की दुनिया में आखिरी लड़की तो नहीं है ना। ये लड़की ना सही, अरमान दूसरी लड़की से निकाह करेगा। और ये सब सोचते ही वो सर थाम कर बैठ गया। अब तीर कमान से निकल चुका था, अब कुछ नहीं हो सकता था। वो सर झटक कर रह गया। क्या मैं उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा जो अब मेरे निकाह में है। इस बात ने अजलान को झकझोर कर रख दिया था। सुबह सुबह का वक्त था जब हड़बड़ाकर हादिया उठी थी। वो अभी तक दुल्हन के ड्रेस में ही थी। सारी रात आंखों में ही कट गई थी। सोफे पर बैठे बैठे ही सो गई थी। उसके पास तो कपड़े भी नहीं थे कि वो चेंज कर लेती, पर अब उसे जाना था इस जगह से। उसने अपने भारी कपड़ों को देखते हुए कबर्ड की ओर कदम बढ़ाए कि शायद कोई ड्रेस मिल जाए, लेकिन कबर्ड खोलते ही उसके पैरों में एक चीज आकर गिरी। वो उसे देखती हुई धक से रह गई। नीचे झुककर वो चीज उठाती उसे देखती चली गई। कुछ सोचते हुए हादिया ने वो चीज अपने साथ रख ली और कमरे से बाहर निकल गई। कार पोर्च में गई तो ड्राइवर वहां गाड़ी के साथ मौजूद था, जैसे उसे अजलान ने पहले ही ऑर्डर दे दिया हो। गाड़ी में बैठते हुए वो अपने घर का पता बताती गहरा सांस भर गई। वो नहीं जानती थी लगभग एक हफ्ते बाद घर जाते हुए कौन कौन से सरप्राइज मिलने वाले हैं। उसे बस अपनी बहन से मतलब था। वो उसे सही सलामत चाहिए थी, वरना आज वो कमाल को जान से मारने का इरादा रखे हुए थी। गाड़ी उसके बताए हुए पते पर खड़ी करते ड्राइवर ने उसकी ओर देखा। बीबी जी, आपका घर आ गया। वो ख्यालों से चौंकते हुए सिर हिलाती नीचे उतर गई। ड्राइवर भी गाड़ी लिए आगे बढ़ गया। वो घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने अपनी माँ को औंधे मुंह गिरे देखकर धक से रह गई। अम्मी, दिल दहला देने वाली चीख मारती वो उनके पास पहुंची थी, जिनकी नाक और मुंह से खून बह रहा था। उनके माथे पर भी चोटें आई हुई थीं। हादिया, हादिया तुम आ गई। निदा, निदा को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो। हादिया वो जख्मी हालत में रो पड़ी थी। अम्मी, कहाँ है निदा? प्लीज़ प्लीज़ बताइए मुझे। हादिया भी बुरी तरह रो दी। वो उसे बादशाह के अड्डे पर लेकर गया है, उसे बादशाह को बेचने के लिए। उसे बचा लो हादिया, तुम्हें रब का वास्ता है। वो हादिया के आगे हाथ जोड़ गई। हादिया अपने आंसू पोंछते हुए उन्हें सहारा देती खड़ा कर गई और पलंग पर बिठाया। कुछ नहीं होगा निदा को, आप फिक्र न करें, मैं उसे लेकर आती हूँ। वो गुस्से से बोली थी। नहीं हादिया, तुम अकेली नहीं जाओगी, वो बहुत खतरनाक लोग हैं, तुम मत जाना अकेली। अम्मी अगर नहीं गई तो वो निदा के साथ न जाने क्या सलूक करेंगे। मुझे जाना होगा, अपनी बहन की जान और उसकी इज्जत को हर हाल में बचाना होगा। वो मजबूत लहजे में बोलती दरवाजे की दहलीज की ओर बढ़ गई। हादिया, गजाला बेगम उसे पुकारते हुए जमीन पर गिर पड़ी तो वो वापस पलटी। आप ठीक हैं अम्मी? वो माँ के लिए आज घबरा गई थी। मुझे माफ़ कर दो हादिया, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैं ही कसूरवार हूँ, शायद माफ़ी के लायक भी नहीं। वो अपनी बेटी से आज दिल की गहराइयों से माफ़ी मांग रही थी। अम्मी प्लीज़ मुझे शर्मिंदा ना करें, आपने जानबूझकर तो नहीं किया ना। ये सब हमारे नसीबों में लिखा था, बस ये अब होकर ही रहना था। आप भूल जाएं सब। हादिया फर्स्ट एड बॉक्स लाते माँ की मरहम पट्टी करने लगी। मैं ठीक हूँ हादिया, बस मेरी निदा को बचा लो। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। वो रो दी। हमारी निदा अल्लाह की पनाह में है अम्मी, उसे कुछ नहीं होगा, अल्लाह पर भरोसा रखें। वो उनके आंसू पोंछते हुए पक्के अंदाज में बोली। हादिया, तुमने शादी कर ली?
उसके जिस्म पर सजे दुल्हन के लिबास को देखते हुए वो न चाहते हुए भी पूछ बैठी। हादिया के पास उनके सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसलिए चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसके निकलते ही गजाला बेगम को अपनी कम अक्ली पर अफसोस हुआ था। वो अपनी एक बेटी को बचाने की खातिर दूसरी को भी उस गंदी जगह पर भेज गई थी। हादिया, हादिया वापस आ जाओ हादिया। वो उठने की कोशिश में फिर से जमीन पर गिर गई। हादिया वापस आ जाओ। जमीन पर गिरते हुए वो अपने होश खोती चली गई। अजलान खान ने जैसे ही कमरे में कदम रखा उसे हादिया कहीं भी दिखाई न दी। अजलान खान के दिल में एकदम से एक टीस सी उठी थी जिसे वो अंदर ही अंदर दबा गया। सिर झटकते हुए वो अपनी कबट की ओर बढ़ा। अपना ड्रेस निकालते हुए वो ठिठका, वो यहीं तो थी, कहाँ चली गई? यहीं पर तो रखा था मैंने उसे, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई? अपने ड्रेस को उलट पुलट कर देखते हुए वो अपनी मनचाही चीज तलाशने लगा, लेकिन वो वहाँ होती तो उसे मिलती ना। कहीं हादिया उसे अपने साथ तो नहीं ले गई? ये सोच आते ही अजलान ने हाथ में पकड़े कपड़े वहीं फेंके और दरवाजे की ओर बढ़ा। करीम दादा, करीम दादा, चिल्लाता हुआ कार पोर्च की ओर बढ़ा। हादिया कहाँ है? बेटा वो तो सुबह सुबह ही चली गई। कहाँ चली गई? अजलान का दिल किसी अनहोनी के अंदाज से धड़का। बेटा, उसे आपने ही तो कहा था ड्राइवर को कि वो उसे छोड़ आए। वो ड्राइवर ले गया अभी अभी। करीम दादा बात कर ही रहे थे कि ड्राइवर गाड़ी लिए गेट के अंदर आता दिखाई दिया। हादिया कहाँ है? उसने एक पल की देरी किए बिना ड्राइवर से पूछा। ड्राइवर ने अजलान को हादिया का एड्रेस बताया तो अजलान फौरन ड्राइवर से चाबी लेता उसी एड्रेस की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ गया। अभी वो मंजिल तक पहुंचता कि उसे दूर एक गली में हादिया का दुपट्टा लहराता दिखाई दिया। वो बिना उसके घर की ओर जाए बिना अपनी गाड़ी हादिया के पीछे ले गया। वो एक रिक्शे में बैठती कहीं जा रही थी। अजलान को ताज्जुब हुआ कि वो कहाँ जा रही है। उसका पीछा करते हुए वो एक गुमनाम और बदनाम जगह पहुंचा। उसे सख्त हैरानी हुई, हादिया का उस जगह से क्या ताल्लुक? वो कुछ सोचता हुआ बाहर निकला। जब अपने पीछे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ियां देखी तो वो सिर नामे झटकता उस बड़े गेट की तरफ बढ़ा जहां से हादिया अंदर गई हुई थी। हादिया को तो किसी ने नहीं रोका था, लेकिन अजलान को दरवाजे पर ही रोक दिया गया। मुझे अंदर जाना है, रास्ते से हटो, अजलान ने सख्ती से कहा। इजाजतनामा है आपके पास? सामने खड़े गार्ड ने सख्त लहजे में पूछा। मेरी बीबी है अंदर और मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, अजलान गुस्से से फुनकारा। नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, बादशाह का सख्त ऑर्डर है। आज उनके मेहमान आए हैं बाहर से, तो आज तो बिल्कुल नहीं जा सकते, गार्ड ने तफसील से इनकार करते हुए कहा। अजलान के पास इतना वक्त नहीं था कि वो बहस करता। अपने सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ देखा और अगले ही पल पूरा एरिया साफ था और फिर वो धड़ल्ले से अंदर दाखिल हुआ। वो चलता हुआ मेन एरिया तक पहुंचा जहां जिस्मों का बाजार गर्म था, खरीद फरोख्त हो रही थी। अजलान की निगाह ने हादिया को ढूंढा कि अगले ही पल, खबरदार जो तुमने मेरी बहन को छुआ भी तो जान से मार दूंगी। हादिया हाथ में उठाए बादशाह और कमाल दोनों को निशाने पर लेती ललकार कर बोली। पहले तो वो लोग हैरान हुए, लेकिन अगले ही पल कहकहा लगाते हुए हंस दिए। चलानी भी आती है या खाली खुली धमकियां देने आई हो? बादशाह ने तंजिया अंदाज में कहा तो हादिया ने उसके पैरों के पास एक फायर किया। उसी पल वहां पूरी तरह खामोशी छा गई। अगर मेरे हाथ में ये देख सकते हो तो इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं चला नहीं सकती। एक बात बता दूं, मेरा निशाना बहुत अच्छा है, मेरी बहन को मेरे हवाले करो अभी के अभी, वो चिल्लाई थी। बादशाह ने अपने आदमियों को इशारा करते हुए गन नीचे फेंकने का हुक्म दिया। अगले ही पल सबने अपने अपने हथियार नीचे गिरा दिए। निदा, यहाँ आओ मेरे पास, हादिया ने उसे पुकारा। इससे पहले कि निदा उसके पास आती, किसी ने पीछे से आकर उसके गर्दन की नस को दबाया और वो एकदम होश खोती गिरने ही वाली थी कि अजलान खान ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। कौन हो तुम? बादशाह को गुस्सा आ रहा था। बादशाह ने सबको गन उठाने और अपनी अपनी पोजीशन संभालने का इशारा किया, लेकिन अजलान खान और उसके पावरफुल सिक्योरिटी गार्ड से तो न वो बच सका और न कमाल और न ही उसका अड्ढा। कुछ ही पल में सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। अजलान खान हादिया के बेहोश वजूद को लिए और निदा को लिए उस जगह से निकला और उन्हें सीधा अपने फार्म हाउस ले आया। हादिया बेहोश थी। उसे आराम से बिस्तर पर लिटाते हुए वो निदा की तरफ मुड़ा। निदा के लिए तो वो मसीहा बनकर आया था। निदा ने उसका शुक्रिया अदा किया। आप ही को होश कब आएगा? निदा बुरी तरह परेशान होती हुई बोली। आ जाएगा होश, डोंट वरी। मुझे ये बताओ कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया? अजलान खान के नरम लहजे में पूछने पर निदा उसे सब कुछ बताती चली गई। सारी बात सुनता अजलान खान का वजूद जलजलों की जद में आ गया। 20 लाख देने थे उस बादशाह को, आप ही ने कहा था कि वो ले आएंगी और मुझे बचा लेंगी,
लेकिन फिर आप ही गायब हो गई और वो मुझे उठा कर ले गए। निदा की बातों में 20 लाख वाली बात अजलान खान के दिमाग में बुरी तरह क्लिक हुई थी। तुम जैसी कैरेक्टर लेस लड़कियां ही दूसरों के बसे बसाए घरों को बर्बाद कर देती हैं, अपनी अदाएं और हुस्न के जलवे दिखा के। इस निकाह की कीमत तुमने 20 लाख तय की। ये तो तुम्हारी निकाह की कीमत है। चलो लगे हाथ अपनी एक रात की कीमत भी बता दो। अजलान खान अपने ही शब्द याद करता हुआ दुख दर्द से आंखें मीच गया। क्या कुछ नहीं कहा था उसने हादिया को, कितने गलत शब्द इस्तेमाल किए थे कि अब अपनी ही अल्फाज पर शर्मिंदगी हो रही थी। अगर वो अपनी बहन के लिए ही निकाह कर गया था तो वो भी अपनी बहन के लिए ही अरमान मलिक से निकाह कर रही थी। उसे भी अपनी बहन को बचाना था। वो आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। आप कौन हैं? निदा के अचानक सवाल पूछने पर अजलान खान ने झुका सिर उठाया। तुम्हारी आप ही का शौहर। अजलान खान ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। वो पल के 1000वें हिस्से में ये फैसला कर चुका था कि उसे इस रिश्ते को निभाना है, जो जल्दबाजी में बना था लेकिन अल्लाह की मर्जी पर बना था। क्योंकि बीजान कहा करती थी, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, और हादिया उसका जोड़ थी। निकाह कैसे भी हालात में हुआ हो, लेकिन अब उसके दिल में हादिया के लिए मोहब्बत ना भी सही लेकिन नफरत बिल्कुल नहीं थी। अरमान मलिक, वो जो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, अपने पीछे नूरीन की आवाज़ सुनता वो मुड़ा। वो तो उसे मान कहकर बुलाया करती थी, आज उसका पूरा नाम कैसे ले रही थी। वो जख्मी नज़रों से उसे देखते उसके पास आई थी। ये सब क्या है? उसने एक फ़ाइल अरमान मलिक के सामने करते ठंडे लहजे में पूछा। फ़ाइल देखते ही वो समझ गया था। ये तुम्हें कहाँ से मिली? अरमान को गुस्सा आकर आया। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, मुझे सच सच बताए, ये क्या है? ये रिपोर्ट्स, इसमें मेरा नाम है। वो रो रही थी। नूरीन, मेरी बात सुनो। वो घबराए हुए उसके पास आने लगा। दूर रहे मुझसे, मैं सब जान गई हूँ। मैं आपको औलाद नहीं दे सकती, इसीलिए आप दूसरी शादी कर रहे हैं। वो बिलख बिलख कर रो दी। किसने कहा तुमसे? वो हैरान हुआ। उसे अजलान पर सख्त गुस्सा आया। यानी उसने नूरीन को बता ही दिया। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं अरमान मलिक, मुझे सच सुनना है। किससे शादी कर रहे थे आप? औलाद के लिए? वो बिफरी शेरनी की तरह उसकी तरफ बढ़ी। किसी से नहीं कर रहा था। जिसने भी तुम्हें जानकारी दी है गलत दी है। वो गुस्से में आ गया। तुम जानते हो मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए, ढूंढो उसे। वो सब जानती है कि मेरी बीवी माँ नहीं बन सकती और निकाह करके मुझे उससे सिर्फ बच्चा चाहिए। अब ऐसी स्थिति में वो गायब हो गई है तो कहीं मेरी बीवी तक न पहुंच जाए वो लड़की। उसे पाताल से भी ढूंढ निकालो। अपने मोबाइल को नूरीन के हाथ में देखता वो अपना ही वॉइस नोट सुन रहा था और अब उसे पछतावा हुआ। वो कैसे छोड़ गया उसे मोबाइल में? हालांकि जब से उसने बच्चे के लिए निकाह के बारे में सोचा था, सारे सबूत डिलीट कर दिया करता था, क्योंकि वो अपने मोबाइल में लॉक नहीं लगाता था। नूरीन आसानी से उसका मोबाइल इस्तेमाल कर लेती थी। इस वॉइस नोट को सुनने के बाद ही नूरीन ने फाइल तलाश की होगी। वो माथा मलता रह गया। बोलो, अब भी झूठ है ये सब? वो चिल्लाया। नूरीन प्लीज़ लेट मी एक्सप्लेन। नो एक्सप्लेनेशन। आप मेरे दिल के मुकाम से उतर गए हो आज। मुझे लगा हम एक हैप्पी कपल हैं, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता। झूठ बोलते थे। मैं तो आपके दिल की धड़कन में कभी थी ही नहीं। आपने बेवफाई कर दी अरमान मलिक। आई हेट यू। वो उसके सामने फाइल फेंकती दरवाजे की तरफ बढ़ी कि अरमान ने उसकी कलाई थामे उसे अपनी ओर खींचा और अपने सीने में भींच लिया, जबकि नूरीन रोई रोई आंखों से अरमान मलिक को देख रही थी। मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मान किसी और से मोहब्बत कर सकता है, अपना दिल किसी और को दे सकता है? इन आंखों में तुम्हारा अक्स क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वो उसकी आंखों में झांकते हुए पूछने लगा तो वो और भी हिचकियों से रो पड़ी। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ नूरीन है, मेरी जान नूरीन। माना कि दूसरा निकाह कर रहा था, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खातिर, क्योंकि तुम्हें बच्चों से इश्क है। और याद है तुम्हें जब कहा था कि हम बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन तुमने क्या कहा था? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने मान का बच्चा चाहिए, किसी और का नहीं। तब से सिर्फ तुम्हारी खातिर ये सब करने का सोचा, वरना मैं तो सारी जिंदगी बिना औलाद के भी जी लेता। वो उसकी दोनों आंखों पर प्यार से होंठ रखता मुस्कुराया और फिर बड़े ही प्यार से उसकी आंखों में आए आंसुओं को अपनी उंगलियों से पोंछ दिया। नूरीन के दिल से भी एक बोझ उतर गया था। आप मेरे लिए ही सब कुछ, जबकि ये बात तक नहीं जानते थे कि आपकी बेवफाई से मैं मर जाऊंगी। उसकी बात पर अरमान मलिक ने उसके होंठों पर झुकते हुए उसके शब्द अपने होंठों से चुने थे। अपने मान पर भरोसा न करने की सजा तो आज तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी, मेरे प्यार की शिद्दतों को सहकर। कहते कहते वो पूरी शिद्दत और जुनून से उसके होंठों का रसमान करता हुआ
उसे अपनी बाहों में लेकर बेड की ओर बढ़ा था। लेकिन मान, आपने तो ऑफिस जाना है, लेट हो जाएंगे। सब कुछ बाद में, पहले सिर्फ और सिर्फ प्यार, कहते हुए उसे बेड पर बिठाकर उसने दरवाजा लॉक किया था और दोबारा से बेड पर आकर उसे खुद के करीब कर लिया और उसके चेहरे के फैले रंगों को देखकर बौखलाते हुए वो उसके सीने में जाकर दुबक गई थी। हादिया को होश आया तो वो झट से उठ बैठी। निदा, निदा। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो कहाँ है। बस पागलों की तरह उठती दरवाजे की ओर भागी कि दरवाजे से अंदर आते अजलान से बुरी तरह टकराई थी। अजलान ने उसे अपनी बाहों में भरते गिरने से बचाया। एक पल की खामोशी के बाद उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन अजलान ने अपने हाथों की गिरफ्त को और भी मजबूती से पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, वो कसमसाई। कैसे छोड़ दूं? निकाह में हो मेरे, बीबी हो मेरी। वो एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला। निकाह? जो जोर और जबरदस्ती से हुआ था, हादिया ने तंज करते हुए पूछा। जैसे भी हुआ, निकाह निकाह होता है। अब तुम सिर्फ मेरी हो, इसलिए मेरे बारे में ही सोचना। सिर्फ अपना दिल और दिमाग साफ कर लो और इस पर सिर्फ अजलान खान का नाम होना चाहिए। वो उसके दिल पर उंगली रखते हुए सर्द और जुनूनी अंदाज में बोलता उसे डरा गया। क्या कर रहे हो आप? प्लीज छोड़ो मुझे, मुझे मम्मी और निदा के पास जाना है। वो बच्चों की तरह बोली। यही है वो भी, डोंट वरी, सब ठीक है। तुम बताओ, मुझसे दिल एक्सचेंज करोगी? वो गहरी नज़रों से उसे देखता हुआ पूछने लगा। तरस खा रहे हो मुझ पर? वो नम लहजे में बोली। बिल्कुल नहीं, दिल के हाथों मजबूर हूँ और मुझे खुद नहीं पता कि कल तक जिस लड़की से मैं इतनी नफरत करता था, आज वो उस दिल के लिए इतनी ज़रूरी क्यों हो गई है। वो साफ गोई से बोला। आप मजाक मत करें, हम गरीबों को अमीरों के ख्वाब नहीं देखने चाहिए, हमें अपनी औकात पता है। वो तल्ख हुई तो अजलान ने उसे अपने साथ लगाते हुए पीछे की ओर कदम बढ़ाए। वो बुरी तरह हड़बड़ाई। निकाह के बाद एक वलीमे की रस्म भी होती है, सोच रहा हूँ वो दे दूं, लेकिन पहले वलीमा हलाल कर लूं। वो लाइट्स ऑफ करता उसके ऊपर बादल बनकर छाया था। उसके नरम लबों को अपने लबों में लेते हुए एक हाथ से उसकी फ्रॉक की जिप नीचे कर दी थी। हादिया ने अपनी भरपूर ताकत से उसके कंधों पर अपने नाखूनों से जख्म दिए, लेकिन वो एक इंच भी पीछे न हटा, बल्कि उसके लबों से सुकून पाता अब उसे अपनी बाहों में लेकर बेड की ओर बढ़ा था। उसे बेड पर लिटाने के बाद होठों पर एक शरारती मुस्कान लिए वो उसके करीब हुआ था, जबकि हादिया ने उसे फिर से धक्का दिया था। मत करीब आए मेरे, आप मुझे इस रात की कीमत देंगे जो मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं। उसकी इस बात पर अजलान खान को कुछ हुआ था। वो उसे उसकी गलती का फिर से एहसास दिला रही थी। अगले ही पल अजलान ने उसे अपनी बाहों में कसते हुए उसके होठों पर उंगली रख दी थी। कीमत तो जरूर दूंगा तुम्हें, बल्कि इस रात की ही नहीं, आगे हर रात की कीमत दी जाएगी तुम्हें, और वो कीमत होगी तुम्हें पूरी जिंदगी का मान और सम्मान देना। ये कहने के साथ उसने धीरे से अपने होठों से हादिया के होठों को छुआ था। तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां देना जिन पर तुम्हारा हक है। कहने के साथ वो हादिया के होठों से गर्दन की ओर बढ़ा था और उसकी ब्यूटी बोन पर अपने होठ रख दिए। तुम्हें अपनी संगत का सुकून देकर, कहने के साथ उसने अपने होठ हादिया की नरम धड़कनों पर रखे थे। एक ऐसा सुकून जो सिर्फ अजलान खान की बाहों में ही मिलेगा। ये कहते कहते उसने उसकी धड़कनों से फ्रॉक नीचे कर दी थी। नरम गुलाबी धड़कनों पर अपने होठ रखते हुए वो हादिया को भी बुरी तरह मदहोश कर चुका था, और उन मदहोश सिसकियों ने अजलान को भी बुरी तरह बहकाया था और फिर टूट कर हादिया के ऊपर अपने प्यार की बारिश कर दी। हादिया ने खुद को उसके हवाले कर दिया था और एक सुकून के साथ अपनी आंखें बंद करके वो उसके दिमाग से नेगेटिविटी निकालना चाहता था। यही वजह थी कि वो उसे अपना गया था, ताकि उसका दिल उसके दिल से मिल जाए, जो अल्लाह ने निकाह के बोलों के बाद मिला ही दिया था। सुबह हादिया की आंख खुली तो वो अजलान की बाहों में थी। खुद पर नजर पड़ते ही शर्म से हादिया